एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। अगर सच्चा प्यार करने वाला जीवन साथी मिल जाता है तो वह सपने में भी बिछड़ने का नहीं सोच सकता। और अगर जिस पर अल्लाह ताला ने चुनौतियों पर चुनौतियां तय कर रखी है तो फिर उन दोनों प्यार करने वाले को बिछड़ने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ इसी तरह मेरे जीवन में भी चुनौतियां आई थी और मैं इतना मजबूर हो गया था कि मैं बता नहीं सकता। और कोई भी मर्द चंद पैसों के खातिर अपनी बीवी को परदेश में भेजना नहीं चाहेगा, मगर किस्मत की चोट मैंने देखी थी। हम दोनों मियाँ बीवी को अपने घर चलाने के लिए एक दूसरे से मीलों दूर होना पड़ा और मेरी बीवी इराक चली गई। जाने से पहले मेरी बीवी बहुत जज्बाती हो रही थी, बार बार यही कह रही थी कि अगर मजबूरी ना होती तो वह कभी मुझसे इतनी दूर ना जाती, वह भी उस हालत में जब हमारा एक 4 साल का बेटा भी था। हमारे बेटे की पढ़ाई की वजह से वह भी मेरे पास रुक गया और मेरी बीवी अकेले इराक चली गई। उसने वहां पहुंचकर मुझे फ़ोन मिलाकर जल्दी से अपने पहुंचने की खबर दी। कितनी ही देर उसने मुझसे और मेरे बेटे से बात की। वह बहुत उदास हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था मेरी बीवी इतनी ज़्यादा जज्बाती क्यों हो रही है। फिक्र तो मुझे भी बहुत थी, मगर मेरी बीवी बात करते करते वह रो पड़ी थी और मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। मुझे जैसे कमज़ोर मर्द की वजह से एक औरत होकर भी उसने कमाने के लिए निकलना पड़ा। मैं बीवी को यकीन दिलाया जल्द ही मैं अपनी नौकरी का बंदोबस्त करके उसके पास आ जाऊंगा। तब जाकर मेरी बीवी को थोड़ा सा इत्मीनान हुआ था। उसने बताया कि जहां उसकी नौकरी लगी है उन्हीं लोगों के तरफ से रहने का भी बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है और अब अगले दिन वह काम पर जाना शुरू कर देगी। वह मुझे बार बार बेटे का ख्याल रखने के लिए समझा रही थी और हम रात गए 3 बजे तक फ़ोन पर बात करते रहे। अगली सुबह उसने काम पर जाने से पहले बताया कि वह नौकरी के लिए जा रही है। उसका पहला दिन था। वे काफ़ी घबराई और नर्वस थी। मैंने उसे तसल्ली दी और भरोसा दिलवाया। उसे हिम्मत से काम करने के लिए बोल दिया। फ़ोन काट दिया। फिर दिल बहुत बोझल हो रहा था। ऐसी मजबूरी तो कभी किसी ने ना सुनी होगी कि एक मर्द होकर खुद हाथ पर हाथ रख कर बैठ गया हूँ और मेरी बीवी को जॉब करने के लिए घर से मीलों दूर भेज दिया। मगर मेरी हालत मुझे ऐसे मोड़ पर लेकर आ गई थी। मुझे अपने आप गैरतमंद नहीं लग रहा था। खानदान वाले तो पहले ही मुझे बुरा भला कह चुके थे और कुछ लोगों ने तो इतना भी बोल दिया था कि औरत को खुद कमाने का चस्का लग जाए तो उसे घर की फिक्र नहीं रहती और वह वहाँ अपने लिए कोई दूसरा मर्द ढूंढ लेगी। मगर मुझे अपनी बीवी पर पूरा यकीन था। यहाँ मेरा बेटा भी माँ को याद करके बहुत परेशान और बीमार हो गया था। अभी तो छोटा और 4 साल का बच्चा था। मेरे कुछ दिन तो बेटे को बहलाने और फुसलाने और संभालने में गुजार दिए थे और जब मेरा बेटा कुछ ठीक हुआ मुझे अपनी बीवी का ख्याल आया। हैरानी की बात तो ये थी वह यहाँ से जाते हुए इतनी घबरा रही थी और बार बार कॉल पर बातें करने का बोल कर गई थी, मगर वहाँ पहुँचकर 3 दिनों में भी उसने एक बार कॉल पर बात नहीं की थी। पहले तो मुझे लगा वह नए काम की वजह से बिजी होगी, इसलिए मैंने उसे तंग नहीं किया ताकि वह ध्यान से काम कर सके। लेकिन जब दिन बीतते गए और हफ्ते से ऊपर हो गया तो मुझे बीवी की खामोशी पर परेशानी होने लगी। ऐसा नहीं लगता था कि मुझे उस पर शक था या मैं उसे गलत समझ रहा था, बल्कि मुझे ये घबराहट थी कहीं वह किसी मुश्किल में ना हो। मैं उसे कॉल करता तो मेरी कॉल ही ना मिलती। बीवी का दूसरे मुल्क में अकेले जाना और फिर वहाँ जाकर गुम हो जाना किसी भी इंसान के लिए परेशानी की बात हो सकती है। आखिरकार 10 दिन के बाद मेरी कॉल अटेंड हो गई। मैं इस तरह बेचैनी और कुछ गुस्से से मिली जुली आवाज में बीवी को पुकारा और उससे सवाल करने लगा वह कहाँ बिजी थी, वह हमसे बात क्यों नहीं कर रही थी। मुझे गुस्सा इस बात का था वो मुझे बेशक भूल जाती, मगर उसे अपने बेटे की फिक्र होनी चाहिए थी। मेरे गुस्से से बोलने पर आगे से जो जवाब आया मेरे होश उड़ाकर रख गया था, क्योंकि फ़ोन की दूसरी तरफ मेरी बीवी के बजाय कुछ आदमी थे जो इराकी भाषा में तेज तेज बोल रहे थे। मैं तो परेशान हो गया और मोबाइल कान से हटाकर सावधानी से मोबाइल पर मौजूद नंबर पर नज़र दौड़ाई। मुझे लगा शायद मैंने गलती से गलत नंबर मिलाया है, मगर वो मेरी बीवी का ही नंबर था। कॉल पर दूसरी तरफ मर्दों का बोलना मुझे घबराहट में डाल गया था, मगर मैंने ये सोचकर खुद को तसल्ली दी कि शायद मेरी बीवी काम पर हो और मोबाइल फ़ोन वहाँ सुरक्षा कर्मी ने रखा हो। शायद वहाँ हो सकता है काम के बीच में फ़ोन करने की इजाज़त ना हो। ये सब बातें सोचकर अब मैंने सोचा कि रात को फ़ोन करूँगा, मगर रात होने तक मेरी बेचैन दिल को सुकून नहीं मिल सका था। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि मेरी बीवी की नौकरी का वक्त कब होता है। जैसे ही रात के 10 बजे
मैंने फिर से बीवी को फ़ोन मिलाया, मगर इस बार भी वही मर्दों की आवाज़ थी जो इराकी भाषा में न जाने क्या क्या बोल रहे थे। मैंने रात के वक्त अपनी बीवी को फ़ोन से गैर मर्दों की आवाज़ सुनकर मैं तो शर्म से पानी पानी हो गया था। मैं इराकी भाषा नहीं जानता था और वे इंग्लिश या हिंदी नहीं समझते थे, इसलिए उन्हें मेरी बात समझ नहीं आई और कुछ देर बोल बाल कर तंग आकर फ़ोन काट दिया। कैसा वक्त आ गया था कि मैं अनजान मर्दों से गुजारिश कर रहा था वह मेरी बीवी से मेरी बात करवाए। मुझे ये बात अंदर ही अंदर कचोट रही थी, अंदर ही अंदर कचोट रही थी। और यहाँ पर मेरा बेटा हर वक्त माँ के लिए रोता रहता था। उसके रोने और अपनी माँ से बात करने की उसकी जिद ने मेरा सारा सब्र भी खत्म कर दिया था। मेरी बीवी कैसी बेवफा औरत निकली थी जो वहाँ जाकर बेटे को भी भूल गई थी। मैंने बेटे की वजह से मजबूर होकर जब भी कॉल मिलाया था मुझे इराकी मर्द ही इराकी भाषा में जवाब देते थे और बात करते थे। मेरा सब्र अब जवाब देने लगा। मैंने एक दिन गुस्से से बेटे को भी बोल दिया कि अब उसकी माँ से बात नहीं हो सकेगी, इसलिए वो मुझे तंग ना करे। अपने गुस्से में मैंने उस मासूम को भी डांट दिया था जिसे हमने कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। मेरा बेटा मेरे डांटने की वजह से बिल्कुल चुप हो गया और फिर खोया खोया सा रहने लगा। वह अपनी माँ के लिए छुप छुप कर रोता और मेरे सामने डरा सहमा सर झुकाकर रोने लगता था। अपने हंसते मुस्कुराते बेटे की हालत मुझे बहुत परेशान कर रही थी, मगर उसे तसल्ली देता रोते हुए वो मेरे गले लग जाता। मेरी बीवी की तरफ से मुझे कोई खैर खबर नहीं मिल रही थी। मैंने उस बंदे को ढूंढा जिसने मेरी बीवी की इराक में नौकरी लगवाई थी और उसी ने ही वहां जाने का इंतजाम भी किया था। मैंने उससे बात की और उससे कहा कि तुमने मेरी बीवी को कहाँ भेज दिया है, उसकी कोई खबर नहीं मिल रही है। मैं उस पर गुस्सा होने लगा तो वह बंदा हैरान और परेशान सा मुझसे बोला कि ये तुम क्या बातें कर रहे हो। मैंने बहुत सी औरतें और लड़कियां वहां भेजी है, बल्कि मेरी अपनी खुद 2 बहनें वहां रहती हैं। वहां एक मसाज सेंटर है जहां पर अमीर इराकी औरतें आकर अपना मसाज करवाती हैं। वो बोला कोई इतना बेकार काम तो नहीं और ये मसाज सेंटर है, अच्छे भरोसे वाली फ्रेंचाइजी के अंदर आता है और वहां पर ऐसा कोई आज तक बात सुनने को नहीं मिला। मैं तो कितने सालों से ये काम कर रहा हूँ और आज तक मुझे कोई शिकायत नहीं हुई है। वह बंदा ठीक ही तो बोल रहा था। मेरे एक और दोस्त की 2 बहनें उसी की वजह से वहाँ जॉब करती थी। वह बहुत बार हिंदुस्तान भी आई हुई थी और फिर शादी करके अपने पति के साथ वहाँ वापस चली गई थी। सब कुछ मेरे सामने ही था। फिर न जाने मेरी बीवी कहाँ गायब हो गई थी। मैंने उस बंदे से कहा कि बहुत मेहरबानी है, अगर उसका वहाँ किसी से कोई बातचीत हो तो मेरी बीवी के बारे में पता करे, मुझे बताए, क्योंकि मेरी बीवी से मेरी बातचीत नहीं हो पा रही है। मैंने उस आदमी को सारी बात बता दी थी। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अपनी बीवी के बारे में मैं एक तीसरे अनजान आदमी से बातें कर रहा था। वह आदमी हैरानी से मुझे देखने लगा, खुद भी परेशान हो गया। मेरी मिन्नतें करने पर उसने इराक में उस आदमी से जो वहां पर लड़कियों और औरतों का काम लगवाया करता था, वह मेरी बीवी के बारे में जानकारी इकट्ठा करे। क्योंकि मसाज सेंटर बहुत बड़ा था, उसकी अलग अलग ब्रांच थी, तब वह नहीं जानता था कि मेरी बीवी को किस ब्रांच में काम दिया गया है। उसने मुझे तसल्ली दी और इंतजार करने को कहा। मेरी हालत देखकर वह भी घबरा रहा था और बोला कि मुझ पर यकीन करो, ये काम मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ, वहाँ तुम्हारी बीवी को कोई खतरा नहीं होगा। उसने कहा कि जरूर कोई ना कोई मेरी बीवी के साथ हादसा पेश आया होगा, जल्दी ही उसकी खबर मिल जाएगी। उसने मुझे यकीन दिलवा दिया, जैसे ही उसे मेरी बीवी के बारे में पता चलेगा वो मुझे जल्दी बता देगा। मैं उस आदमी के यकीन दिलवाने पर घर तो आ गया था। मैं अपनी नौकरी की तलाश भी कर रहा था, क्योंकि जल्द काम मिल जाने के बाद मैं अपनी बीवी को वापस बुला लूं। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। उसके बात ना करने पर गुस्सा अपनी जगह पर थी, मगर मुझे ये परेशानी भी थी कहीं वाकई मेरी बीवी मुझे छोड़ न दे। हमारा बेटा भी बिल्कुल गुमसुम और सहमा हुआ रहने लगा था। मैंने बेटे को बुलाकर उससे भी समझाने लगा कि तुम्हारी माँ पिछले कुछ दिनों से बिजी थी, मगर जल्दी उससे बातचीत हो जाएगी। मैं तो तुम्हारी बात करवा दूंगा। मेरा बेटा मेरी बात सुनकर बुरी तरह से रोने लगा और बोला कि मैं जानता हूँ अब मेरी माँ से कभी मेरी बातचीत नहीं हो पाएगी। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मैं अपने बेटे की बात पर हैरान हो गया। मुझे लगा उसने मेरे गुस्से में निकाले गए शब्द को अपने दिल से लगा लिया है। इसलिए मैंने बेटे को प्यार करते हुए उससे माफ़ी भी मांगी और कहा कि मैं तब बहुत गुस्से में था, इसलिए ऐसे शब्द बोल गया था, मगर हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तब उसने रोते हुए जो बात मुझसे की वो मेरे सर पर पूरे घर की छत गिरा गया था। मैं फटी फटी आंखों से अपने बेटे को देख रहा था और वह बोल रहा था कि वह जानता है कि उसकी माँ मर चुकी है। न जाने मेरे बेटे के दिमाग में ये बात
किसने डाल दी थी, मैंने अपने बेटे से पूछा भी था। वह बोला कि उसकी परेशानी को देखते हुए मोहल्ले के कुछ शरारती लड़कों ने उससे ये बात कह दी थी कि उसकी माँ अल्लाह ताला के पास चली गई है, इसलिए तुम्हारा बाप तुमसे झूठ बोल रहा है। अब उसकी माँ वापस कभी नहीं आएगी। मेरा दिल ये बात सुनकर डर से कांप गया था। अपने बेटे की बात मेरे दिल को लगी थी और न जाने मुझे क्यों डर सा महसूस हुआ भी था। शायद वाकई मेरी बीवी मर चुकी है। मैंने अपने बेटे को यकीन दिलाते हुए कहा कि ऐसा नहीं है, उसकी माँ तो नौकरी करने के लिए दूसरे मुल्क गई थी। मैंने अपने बेटे को समझाया कि अगर उसकी माँ मरती तो जाहिर है उसे यहाँ घर में भी लाया जाता। मैं 2 घंटे तक अपने बेटे को समझाता रहा और फिर एकदम से उसकी आंखें चमक उठी और वह खुशी से मेरे गले लग गया और बोला कि वह अपनी माँ से जल्दी मिलना चाहता है। वह बहुत डरा हुआ था। उसकी माँ मर गई है, ये बात उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। वह मासूम बच्चा खुद को अनाथ समझ बैठा था। मैंने बेटे को तसल्ली दी, मगर खुद मेरा दिल डर में हो चुका था। मैंने उस एजेंसी से दोबारा बातचीत किया तो उसने मुझे अपने पास बुलाया और परेशानी से बोला कि मैं तुम्हारे बीवी के बारे में जानकारी इकट्ठी कर ली है, मगर खबर अच्छी नहीं है। उसने मुझे मेरी बीवी के बारे में जो बात बताया वो मेरे होश उड़ाकर रख दिए थे। वह बोला कि मेरा काम तो तारीफ लायक था, मैंने तुम्हारी बीवी को बहुत अच्छी जगह भेजा था, मगर अफसोस की बात यह है कि तुम्हारी बीवी वहाँ काम पर पहले दिन से अब तक नहीं पहुंची है। उसने कहा कि उसने 20 लड़कियां वहां भेजी थी, जिनमें से 19 लड़कियां वहां पहुंचकर अपना काम भी कर रही हैं, जबकि मेरी बीवी वहां पर गई ही नहीं थी। वो पहले दिन ही अपनी जॉब के लिए निकली तो वापस नहीं आई। अब उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। जहां पर वह रह रही थी और खाना पीना बनाकर खाते थे, उस रूम पर 20 लड़कियां पहुंची थी। उन्होंने एक रात आराम भी किया था और सुबह 20 लड़कियां अपने अपने जॉब के लिए निकली थी। हाँ, उन लड़कियों को अलग अलग ब्रांच में जाना था, इसलिए उन लड़कियों का रास्ता अलग हो गया था। जब शाम को अपने जॉब से लौटी थी तो 19 लड़कियां ही थी। वहां के मकान मालिक का ये लिस्ट है। ये बात मेरे होश उड़ाकर रख गई थी। अगर मेरी बीवी वहां नहीं पहुंची तो कहाँ थी? वह एजेंसी मालिक भी अफसोस में मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में साफ लिखा था कि उसे मेरी बीवी के किरदार पर शक नजर आ रहा था। वह मुझ पर अफसोस कर रहा था। मैं यहाँ मारा मारा फिर रहा हूँ और मेरी बीवी वहां न जाने किसके साथ अय्यासियां कर रही थी। मैं शर्मिंदा होकर लौट आया। मैं अपने कमरे में बैठा बुरी तरह से रो रहा था। मेरी बीवी मुझे धोखे नहीं दे सकती थी, मुझे पूरा यकीन था, मगर उसका यूं गायब हो जाना मुझे परेशान कर रहा था। मुझे लगा वाकई मेरी बीवी मर चुकी है और उसका मोबाइल शायद वहां किसी दूसरे इराकियों के हाथ लग चुका था, जो शायद मुझे ये बात भी बता देना चाहिए था। मैंने हमेशा की तरह खुद ब खुद कहानी बना ली थी। महंगाई के इस दौर में हालत की तंगी और इज्जत कमाने की कोशिश ने इंसान को इतना मजबूर बेबस कर दिया था कि जो इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता वह सब करना पड़ता है। मैंने अपनी बीवी को हमेशा नौकरी से दूर रखा था, उसे बहुत ऐश भरी जिंदगी दी थी, मगर कुछ महीने पहले मेरी किस्मत ने पलटा खाया और मेरी इतनी अच्छी नौकरी अचानक खत्म हो गई। मैं अपनी नौकरी के चले जाने पर इतना डिप्रेशन का शिकार हुआ कि मुझे पैरालाइज अटैक आ गया और मैं अपने एक पैर से चलने फिरने से नाकाम हो गया। कई दिन बिस्तर पर पड़ा रह गया। हमारी सारी जमा पूंजी घर में और मुझ पर लगने लगा और मेरे खर्चे बहुत ज्यादा थे। मेरी दवाई, बेटे की स्कूल फीस और हमने अपना फ्लैट लोन पर लिया था। हर महीने का लोन भी देना था, जिसका किराया बहुत ज्यादा था। अब अचानक नौकरी का चले जाना हम लोगों को बौखला कर रख गया था। मैंने दोबारा नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर मैं नाकाम रहा। तब मुझे मेरी इसी दोस्त ने राय दिया, जिसकी बहनें इराक में ही नौकरी कर रही थी और लाखों रुपए कमा रही थी। मेरी बीवी ने अपनी ग्रेजुएशन के बाद बहुत से लैंग्वेज के कोर्स भी कर रखे थे, जिनमें इराकी जुबान भी शामिल थी। मेरे दोस्त को ये बात पता चली तो बोला कि मेरी बहनें तो बाकायदा इराकी जुबान का कोर्स करने के बाद वहां गई थी, जबकि तुम्हारी बीवी का तो कोर्स भी हुआ पड़ा है। दोस्त ने मुझे राय दिया, जैसे उसकी बहनें वहां अपने पति और बच्चों के साथ वहां शिफ्ट हो गई हैं, मैं अपनी बीवी की नौकरी लगवाकर खुद भी वहां चला जाऊंगा। मेरी पढ़ाई भी अच्छी खासी थी, वह भी वहां नौकरी करेगी और मैं भी उसका हाथ बटा दूंगा। अपने दोस्त का राय मुझे पहले तो अच्छा नहीं लगा था। अपनी बीवी को काम करवाने का सोच कर ही मुझे बहुत बुरा सा महसूस हो रहा था, मगर जब मैं अपनी बीवी को ये बात बताई तो उसे ये राय बहुत अच्छा लगा और वह बोली कि वह सारी उम्र काम नहीं करेगी, बल्कि जो ही मैं ठीक हो जाऊंगा और मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी तो वह काम छोड़ देगी। वह मेरा साथ देना चाहती थी। अब मैं घर खर्च उठाने के काबिल नहीं था, मेरा बैंक बैलेंस भी खत्म हो रहा था। अपनी बीवी के जिद पर मैं भी ये सोचने पर मजबूर हो गया था और फिर बीवी को इराक भेज दिया।
मगर हमने तय कर लिया था जैसे ही मुझे नौकरी मिलेगी मैं अपने बेटे का और वीजे का इंतजाम करके साथ बाहर चला आऊँगा। मैं अपनी हालत से बहुत तंग हो चुका था, मुझे ये बहुत ठीक ठाक जॉब लग रही थी। यूं मैंने बीबी को भेज दिया, मगर अब मेरी बीबी की गुमशुदगी मुझे परेशान कर रही थी और मैं भी अभी इतना ठीक नहीं हो पाया था कि नौकरी कर सकूं। शायद अल्लाह ने मेरा बहुत इम्तिहान लिखा हुआ था। कुछ दिन परेशानी में बीते तो मुझे अपनी दोस्त का ख्याल आया। मैंने उसे सारी समस्या बताया। फिर वह बोला कि तुम फ़ोन मिलाओ, मैं कुछ इराकी भाषा जानता हूँ, शायद मैं उन इराकी आदमियों की बात समझ सकूँ। अपने दोस्त की बात पर मैंने जल्दी बीवी को फ़ोन मिलाया। जब कॉल अटेंड हुई तो वही इराकी आदमी बहुत तेज़ी से कुछ बोल रहा था। मेरे दोस्त ने उसकी बात सुनने की कोशिश की, फिर कॉल के बीच में उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। मैंने अपने दोस्त की तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो बोला कि मुझे बिल्कुल ठीक से इराकी भाषा तो नहीं आती, लेकिन जो कुछ उसे समझ में आया है उसने ये बता रहा था कि तुम्हारी बीवी यानी उस फोन की मालकिन उनके सामने पड़ी है और उनके साथ है। दोस्त की बात पर मैं हक्का बक्का रह गया था। मेरी बीवी उनके सामने और उनके साथ थी, इसका मतलब कि वह ठीक है और जिंदा है, मगर वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही थी? ये बात मुझे परेशान कर गई। मेरे दोस्त भी ज़्यादा इराकी भाषा नहीं जानता था, वह इराकी भाषा में जवाब बिल्कुल नहीं दे पा रहा था। मैं दोस्त के घर से उठकर आ गया और पागलों की तरह अपनी बीवी को फ़ोन मिलाने लगा। मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था। मेरी बीवी उन आदमियों के साथ क्या कर रही थी? मुझे लगा मेरी बीवी को अगवा कर लिया गया है। मेरे बार बार फ़ोन मिलाने पर मेरे कॉल के बीच में बहुत सारे इराकी आदमियों की आवाज़ें सुनाई दी। तभी मुझे अपनी बीवी की रोने की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। ये बात मेरे रोंगटे खड़े कर गई थी। मेरी बीवी इतने आदमियों के बीच में न जाने उनके साथ वहाँ क्या कर रही थी। मेरा सर घूम कर रह गया था। मैं वहाँ जा भी नहीं सकता था। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि मेरी बीवी कहाँ पर है। उस दिन सारी रात मैं अपनी बीवी की सिसकियाँ याद करके सुलगता रहा। अगले दिन मैंने फिर से फ़ोन मिलाया और बार बार वीडियो कॉल करने की मिन्नतें करने लगा। मैं वीडियो कॉल में अपनी बीवी को देखना चाहता था। वे इराकी आदमी मेरी बात को नहीं समझे, मगर शायद वीडियो कॉल के शब्द उन्हें समझ आ गए थे, इसलिए उन्हें थोड़ी देर बाद वीडियो कॉल कर दी। मेरा दिल रुक रुक कर चलने लगा। मैं जल्दी से कॉल अटेंड किया तो देखा मेरे सामने ही मेरी बीवी मौजूद थी। उसका पूरा शरीर जिस हालत में था वह देखकर मैं बेजान सा होने लगा। मेरी नज़रें अपनी बीवी पर जमी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोलने की कोशिश करना चाह रही थी, मगर बोल नहीं पा रही थी, जबकि मेरी नज़र तो उसके वजूद पर थी। उसके साथ वहाँ क्या हो रहा था? उसके इर्द गिर्द दो इराकी आदमी खड़े थे और वो भी मुझसे बात कर रहे थे। मैंने अपनी बीवी को देखते हुए उससे कहा कि मैं जल्दी उसके पास आ रहा हूँ, मगर मुमकिन हो तो मुझे सिर्फ ये बता दे वे कहाँ पर हैं। मैं जानता था वे इराकी आदमी मेरी बात नहीं समझ रहा है। मेरी बीवी मुझे देख कर रो रही थी, मगर कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैं परेशान हो गया और कॉल काट दी। मैंने अपनी बीवी को जिस हालत में देखा था मेरे लिए मर मिटने का मुकाम था। मैंने भाग दौड़ कर दोस्त से पैसे जमा किया और जल्दी वहां जाने का बंदोबस्त किया। अपने बेटे को मैंने अपनी बड़ी बहन के पास कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया। मैं खुद इराक रवाना हो गया, जहां जाकर मैंने सिर्फ वीडियो कॉल मिलाया और बार बार फ़ोन करके उन आदमियों से एड्रेस मांगने लगा और विनती करने लगा, मगर उन्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही थी। वे लोग वीडियो कॉल पर मुझे इराकी एयरपोर्ट पर देख चुके थे। तभी बिना कुछ बोले कॉल काट दी। मैं एयरपोर्ट से निकलकर बाहर परेशान हो रहा था कि अब कहाँ जाकर बीवी को तलाश करूं। कुछ देर के बाद एक बड़ी सी गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। मैं सवालिया नज़रों से देखने लगा। गाड़ी से एक इराकी आदमी निकला और उसने मेरी बीवी का मोबाइल मुझे दिया। ये एक निशानी और इशारा था कि मेरी बीवी उनके पास है। मैंने जल्दी से उनकी गाड़ी में बैठ गया। वे लोग मुझे लेकर जहां पहुंचे थे वह इराक का एक बहुत बड़ा अस्पताल था। वह मुझे लेकर अंदर चला गया। हम कमरे में पहुंचे तो वहां मेरी बीवी बिस्तर पर पूरी की पूरी पट्टियों में जकड़ी पड़ी थी। मैं भागता हुआ अपनी बीवी के पास पहुंचा। मैं रोने लगा था। वह इराकी आदमी मुझे कुछ बताने की कोशिश करते रहे, मगर मैं नहीं समझ पाया। मुझे अपने दोस्त का ख्याल आया। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और उसे अस्पताल का वीडियो एड्रेस कर दिया। मैंने कहा कि तुम अपनी किसी एक बहन को भेज दो ताकि मैं अपनी बीवी की हाल के बारे में जान सकूं। दोस्त ने मुझे तसल्ली दी और फ़ोन काट दिया। कुछ देर के बाद मेरे दोस्त की बहन अस्पताल पहुंच गई। वह मुझे जानती थी। उसने उन आदमियों से बात करके सारा मामला जाना और फिर मुझे बताया कि पहले दिन जब तुम्हारी बीवी काम पर जाने लगी तो उस इराकी आदमी की गाड़ी से उसका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था और वह उसके बदन की बहुत सी हड्डियां टूट गई थी। उसके बहुत से ऑपरेशन किए गए थे। जब मैं अपनी बीवी को फ़ोन करता तो वह भी मुझे यही बताने की कोशिश करता था
कि मेरी बीवी अस्पताल में है और ठीक नहीं है। जिस दिन मैंने अपनी बीवी की सिसकियां सुनी उसी दिन मेरी बीवी को होश आया था, मगर वह फिर भी बात नहीं कर पा रही थी। शायद उसके दिमाग पर कोई गहरी चोट लग गई थी। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और बोले कि वो मेरी बीवी के इलाज का पूरा खर्च उठाएंगे और वहाँ के डॉक्टर ने पूरी उम्मीद दिलाई थी जल्दी ही मेरी बीवी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं उसे देखकर रो रहा था। जो जिम्मेदारी पति की होती है वह मेरी बीवी के सर पर आ गई थी। मेरी मासूम बीवी ने मेरी मदद करने की फुल कोशिश की थी, मगर अल्लाह को ये मंजूर नहीं था। वह एक बहुत बड़े हादसे का शिकार होकर बिस्तर पर अकेली पड़ी थी। मैंने अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा किया कि मुझे जल्द पता चल गया था। अब मैं अपनी बीवी के पास मौजूद हूँ। 1 महीने में अपनी बीवी के पास अस्पताल में रहा था। मैं इराकी आदमी जिसके गाड़ी से मेरी बीवी का एक्सीडेंट हुआ था, उसने हमारी बहुत मदद की थी। फिर उसकी मदद से मुझे नौकरी भी मिल गई थी। मैंने अब अपने बेटे को भी यहाँ बुला लिया था। मेरी बीवी भी अब बहुत अच्छी हो गई थी। आज हम दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चों के साथ इराक के सबसे महंगे सिटी में रह रहे हैं और मेरी तबीयत भी बहुत हद तक ठीक हो गई है। अब मैं अपने पैरों पर चल फिर सकता हूँ। अल्लाह ने भी हमसे कितना इम्तिहान लिया। पहले तो मेरी नौकरी चली गई, उसके सदमे में मैं बीमार पड़ गया। उसके बाद बीवी कुछ करने निकली तो उसका एक्सीडेंट हो गया। मैं भी न जाने कितना गलत सोच कर अपनी बीवी को अंदर अंदर कोस रहा था, पर अल्लाह ताला ने हम दोनों की जिंदगियां इतनी आसान कर दी है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ चाहे जितनी बड़ी चुनौती आ जाए जीवन में, लेकिन आप अगर सच्चाई पर हैं तो आप उस चुनौती से कभी हार नहीं सकते। मेरा जीवन भी बहुत संघर्ष भरा था और मेरी बीवी कदम से कदम मिलाकर चलने वालों में से थी। इसलिए हम दोनों मियाँ बीवी की जीत हुई और अब हम दोनों मियाँ बीवी को कोई भी परेशानी नहीं है। हम जहाँ पर पहुँच गए हैं शायद हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब मैं तो अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ, जितना हम सह सके उतनी ही चुनौतियाँ देना और अब हम पर रहम फरमा देना। आमीन। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।